Wires and cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज, मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन के पोस्टर पर अब सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा होगा। आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे पोस्टर्स और बैनर्स में सिर्फ एक ही चेहरा था और वो था तेजस्वी यादव का चेहरा। आप कह सकते हैं कि फटा पोस्टर निकले तेजस्वी। इस समय बिहार की राजनीति में विपक्ष के पास सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव का ही है और उनका राजनीतिक वजन इस समय इतना ज्यादा है कि राहुल गांधी भी उन्हें नाराज नहीं कर सकते और इसीलिए तेजस्वी यादव की जिद के सामने सबको झुकना पड़ा। आज जो पोस्टर्स वहां पर लगे थे, आज जो बैनर्स वहां पर लगे थे, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक ही तस्वीर थी और वो थी तेजस्वी यादव की तस्वीर। इसके बाद हम एक ऐसे सवाल को आपके लिए डिकोड करेंगे जो भारत का हर क्रिकेट प्रेमी पूछ रहा है और वो सवाल है कि क्या विराट कोहली रिटायर होने वाले हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से दो बुरी खबरें आई। पहली ये कि भारत ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार गया और दूसरी ये कि विराट कोहली पिछले मैच की तरह आज भी लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हो गए। लेकिन आज आउट होने के बाद जब वो मैदान से बाहर आ रहे थे तब उन्होंने अपना हाथ उठाकर कुछ ऐसा इशारा किया जिससे ऐसा लगता है कि वो दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये विराट कोहली का अलविदा कहने का तरीका था। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया से थकने लगे हैं। नए डेटा से ये पता चला है कि दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया पर अब पहले के मुकाबले कम समय बिता रहे हैं, यानी धीरे धीरे सोशल मीडिया से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन भारत के लोग अब भी थकने की बजाय सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं। एक बड़ी मशहूर पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी जिसका नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। और आज बिहार की राजनीति में जब महागठबंधन का पोस्टर फटा तो उसमें से तेजस्वी यादव की फोटो निकली। आज बिहार के पटना में तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया और महागठबंधन की सरकार बनने पर अब 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। इनमें से एक उप मुख्यमंत्री विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी होंगे, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम तब तय किया जाएगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है कि दूसरे मुख्यमंत्री का नाम तय करने की नौबत आए ही नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन के बीच में, सब पार्टियों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही महागठबंधन में विवाद शुरू हो चुका है। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन पोस्टर्स और बैनर्स में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। आज महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सिर्फ एक नेता का चेहरा था और वो है तेजस्वी यादव। राहुल गांधी का चेहरा किसी भी पोस्टर में नहीं था, किसी भी बैनर पर नहीं था। आमतौर पर जब कोई गठबंधन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें होती हैं, या कम से कम जो बड़े नेता होते हैं उनकी तस्वीरें तो जरूर होती हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर को देखकर ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन का एक ही चेहरा है और वो है तेजस्वी यादव। और ये सब कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके सामने हो रहा था। राहुल गांधी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए
और महागठबंधन के झगड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर डाल दी गई। अशोक गहलोत पहले लालू यादव के परिवार से मिल चुके हैं। वो लालू यादव से मिले, राबड़ी यादव से मिले, राबड़ी देवी से मिले और तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा और एक बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। लेकिन इस समय यह कहना पड़ेगा कि विपक्ष के पास और कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और अब वो तेजस्वी यादव को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पीछे हट गई और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की सभी शर्तों को मान लिया। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें दी और आरजेडी के लिए 143 सीटें उन्होंने रख ली। अब वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जो सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का कद तेजस्वी यादव के सामने काफी छोटा हो गया है और इसीलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ने आज कहा कि बिहार में महागठबंधन को वोट सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर ही मिलेगा। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी का चेहरा नहीं होने पर कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने। हर पार्टी के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगी। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, इसलिए लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला नहीं। आज इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में तो सबसे बड़े चेहरा उनका है ही, बिहार में वो सबसे बड़े नेता भी हैं और विपक्ष के पास उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है बीजेपी के सामने, नीतीश कुमार के सामने उतारने का। लेकिन गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं और ये मर्यादा कहती है कि अपने पार्टनर का भी सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने लगातार तेजस्वी यादव के साथ जीप में खड़े होकर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया। अपना जो प्रभाव है उनका, उसे वो चुनाव प्रचार में लेकर आए। राहुल गांधी खुद भी प्रभावशाली हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का जो राहुल गांधी को लगातार कवर करना चाहता है। कांग्रेस के जितने भी समर्थक पत्रकार हैं वो लगातार राहुल गांधी की वजह से ही तेजस्वी यादव को इतनी जगह दे रहे हैं हेडलाइंस में। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, मीडिया में भी है और बाहर भी है, और वो सारा इकोसिस्टम, वो सारा प्रभाव, वो सारी ताकत राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इस चुनाव प्रचार में लेकर आए। वोट उनके पास हो या ना हो, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनका जो इकोसिस्टम है, वो जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया है, जिसका तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। इसे आप राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इतना तो कर ही सकते थे कि राहुल गांधी का सम्मान करते, और कुछ नहीं। सीटें उनकी पसंद की नहीं दी, उनसे और किसी बात पर चर्चा नहीं की, उन्हें और कुछ नहीं दिया, लेकिन सम्मान तो दे सकते थे। और सम्मान कैसे होता? कम से कम पोस्टर पर अपनी जगह, अपने बराबर में फोटो ही लगा देते। वैसे तो राहुल गांधी की फोटो बड़ी होनी चाहिए और तेजस्वी यादव की फोटो छोटी होनी चाहिए थी,
लेकिन कम से कम फोटो तो होती। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को यह सम्मान भी नहीं दिया। पप्पू यादव का जो बयान अभी आपने देखा, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे नेता राहुल गांधी का सम्मान नहीं किया गया, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के बीच यह विवाद और बढ़ सकता है। यानी ये जो खटास है, यह अभी से पैदा हो गई है। हालांकि विवाद आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखने को मिला। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करके कांग्रेस महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के नेता जब यह कह रहे थे कि ठीक है, हमें सब मंजूर है, हमें तेजस्वी यादव मंजूर हैं, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल से केवल 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता यह प्रदर्शन बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे थे। तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा के बाद अब विपक्ष चुनाव प्रचार में लालू यादव के जंगल राज को भी मुद्दा बना रहा है। लेकिन अभी आपने जो तस्वीरें देखी, ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अपने ही नेताओं से नाराज हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, उससे ही नाराज हैं। अब राहुल गांधी आप देखिए मुद्दा बना रहे हैं वोट चोरी का, और वो लगातार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वोट चोर। लेकिन यहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके बैनर पर लिखा है टिकट चोर। तो इससे आप कांग्रेस की अंदरूनी जो स्थिति है वो समझ सकते हैं। पीछे राजीव गांधी की तस्वीर लगी हुई है, देखिए सोनिया गांधी की तस्वीर पीछे लगी हुई है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं टिकट चोर, बिहार छोड़। तो अपनी ही पार्टी से कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने नाराज हैं, कितने निराश हैं, यह आपको यहां पर पता चलेगा इससे, और यह कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन महागठबंधन ने यह तय किया है कि वो जंगल राज का जो चुनाव प्रचार है उनके खिलाफ, उसको कैसे वो सामना उसका करेगा। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बिहार के लोगों को लालू यादव के दौर का अपराध और उस दौर का जंगल राज याद दिलाए। और बार बार चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के केस अब भी चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में वो फिलहाल जमानत पर है। ऐसे में बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और तेजस्वी यादव ने आज भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और अपराध खत्म कर दिए जाएंगे। ये आपको किसी चुटकुले की तरह लगेगा, किसी जोक की तरह लगेगा, जैसे किसी ने आपके साथ कोई बड़ा मजाक किया है। बीजेपी बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भूलने नहीं दे रही है। वो कहती है कि इन आरोपों को आपको लगातार याद रखना होगा। अब आप देखिए दोनों पक्ष क्या कहते हैं। जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह मेरा संकल्प है, और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। अब तो सत्ता में एक भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है।
कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में सजा बरकरार रही और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए संसार है। तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को आज बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। बिहार में करीब 1,95,00,000 यादव हैं, लेकिन इन लगभग 2 करोड़ यादवों में से केवल तेजस्वी यादव को चुना गया है और इसका सीधा कारण है परिवारवाद, क्योंकि तेजस्वी लालू यादव के पुत्र हैं। बिहार में लालू यादव परिवारवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती लोकसभा की सांसद हैं। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य पिछले साल लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिनमें से 70 ऐसे विधायक हैं। सोचिए, 243 में से 70 ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सारी पार्टियों में परिवारवाद के मामले में सबसे आगे है। आरजेडी के इस समय 71 विधायकों में से 30 विधायक ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। बिहार में बीजेपी के 80 विधायकों में से सिर्फ 17 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं और जेडीयू के 44 विधायकों में से 16 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर भी कुल मिलाकर 33 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं और अकेले आरजेडी के 30 विधायक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो परिवारवाद बिहार की राजनीति की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार बिहार के लोगों को यह तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर बिहार के लोगों की क्या राय है, इस बार के चुनाव से पता चलेगा पूरे देश को। भ्रष्टाचार पर, जंगल राज पर उनकी क्या राय है, यह भी पता चलेगा। नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों की क्या राय है और जाति के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, क्या इस बार भी बिहार के लोग सिर्फ जाति के नाम पर वोट डालेंगे, ये भी इस बार पता चलेगा। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनने वाला है और जो भी बिहार के चुनाव में होगा उससे आपको ये पता चलेगा कि देश क्या सोचता है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है और बिहार जैसे राज्यों में लोगों की जो सोच है वो क्या है। क्या सोच आज भी वैसे ही 20-30 साल पुरानी है या बिहार के लोगों की सोच भी अब बदल रही है? अगर बदल रही है तो वो भी इस चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन अब हम बिहार की एक और सामाजिक समस्या का विश्लेषण करेंगे और यह है नौकरियों की कमी। बिहार में नौकरियों की भारी कमी है और इसीलिए हर साल बिहार से हजारों लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हालांकि बिहार के जो लोग नौकरी चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह काम करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं और भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नौकरी खोजने वाले करीब 90% लोग ग्रेजुएशन तक भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ग्रेजुएशन या उससे आगे पढ़ाई करने वालों की संख्या सिर्फ 9.5% है। इन 90% लोगों में ज्यादातर या तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं या फिर कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी देश के औसत दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा है। यानी बिहार के जो लोग हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो पढ़े लिखे तो कम है, लेकिन उनकी कमाई बाकी देश के लोगों से ज्यादा है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि कुछ ना कुछ बात तो बिहार के लोगों में होगी कि पढ़ाई के मामले में तो वो बाकी के देश के लोगों से पीछे हैं। पढ़ाई उनकी कम है लेकिन पैसा वो ज्यादा कमाते हैं, आमदनी उनकी बाकियों से ज्यादा है। अब उस सवाल को हम डिकोड करेंगे जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में आज चल रहा है और वो सवाल है कि क्या विराट कोहली रिटायर होने वाले हैं? क्या विराट कोहली अपना आखिरी मैच आज खेल चुके हैं?
कभी कभी मैदान सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं होता, वो कहानी का किरदार बन जाता है, और आज भी वही हुआ। एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे चल रहा था। विराट कोहली क्रीज पर आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में गेंद पैड से टकराई और वो 0 पर आउट हो गए। वो धीरे धीरे बाहर लौट रहे थे मैदान के, चेहरे पर मुस्कान थी, और वो मुस्कान जो जीत नहीं बल्कि शायद विदाई की मुस्कान थी। उन्होंने अपना सिर जो है वो झुकाया हुआ था, और फिर धीरे से भीड़ की तरफ उन्होंने अपना हाथ उठाया, जैसे वो कहना चाह रहे हों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद से आज क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल की चर्चा हो रही है, और वो ये है कि क्या विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं? क्या वो अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं या फिर खेलने वाले हैं? क्या क्रिकेट में विराट कोहली का युग अब समाप्त हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं। पर्थ के बाद वो अपने पसंदीदा ग्राउंड एडिलेड में भी 0 पर आउट हो गए। आप समय का चक्र देखिए, इसी एडिलेड के मैदान पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। जनवरी 2019 में इसी मैदान पर वनडे मैच में विराट कोहली ने शतक बनाया था, और आज इसी मैदान से 0 पर आउट होने के बाद उनके संन्यास की चर्चा शुरू हो गई है। विराट कोहली के 17 साल के करियर में यह पहला मौका था जब वो लगातार 2 वनडे मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं। 2 मैच में एक भी रन नहीं बना पाए। कोहली आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, तब फैंस खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। उन्होंने हवा में अपना हाथ हिलाया, जैसे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। आज विराट कोहली ने जो किया वो सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो शायद बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शायद अपने फैंस को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि जैसे वो भी ये सच्चाई अब जान चुके हैं कि अब उनके करियर का अंत करीब है, और इस सच के सामने शायद वो अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसा लगा कि जैसे जब वो वॉक कर रहे थे मैदान के बाहर, कि वो अब समझ चुके हैं कि अब ज्यादा दिन उनका करियर बचा नहीं है। इन तस्वीरों को लेकर अब यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या वो अब वनडे मैचेस से भी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। 17 साल बाद एडिलेड में आज भारत की हार हुई, और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली है। अब तीसरा वनडे मैच जो है वो 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा, जो भारतीय टीम के लिए सिर्फ सम्मान बचाने का एक मौका होगा। और हो सकता है कि ये तीसरा वनडे मैच विराट के करियर का आखिरी मैच हो, या फिर उनका रिटायरमेंट मैच हो। यह भी तब अगर उन्हें अगले मैच में खिलाया गया तो, वरना 2 लगातार 0 के स्कोर के बाद यह भी हो सकता है कि अगले मैच में विराट कोहली को ना खिलाया जाए। अब ये बीसीसीआई को तय करना होगा, सिलेक्टर्स को तय करना होगा, और इस टीम के कप्तान शुभमन गिल को यह तय करना होगा कि वो विराट कोहली को अगले मैच में खिलाना चाहते हैं या नहीं। और सोचिए, ये भी कैसी बात है कि शुभमन गिल एक जमाने में विराट कोहली के लिए एक फैन बॉय हुआ करते थे। विराट कोहली का ऑटोग्राफ उन्होंने लिया, और ये सपना देखा कि एक दिन विराट कोहली के साथ खेलेंगे। फिर वो सपना पूरा हुआ, वो विराट कोहली के साथ खेले, और फिर आज एक ऐसा दौर आया जो विराट कोहली उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। और आज शुभमन गिल को यह तय करना होगा कि विराट कोहली खेलेंगे अगला मैच या नहीं खेलेंगे। यही होती है जिंदगी। विराट कोहली पहले ही टेस्ट मैच और T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और आज हम 36 वर्ष के विराट कोहली के शानदार क्रिकेट की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने जो योगदान दिया है वो तो सारे लोग जानते ही हैं, पूरा देश जानता है, बल्कि आज हम जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई की बात करना चाहते हैं जिसका नाम है हमेशा शानदार प्रदर्शन करने का दबाव। जिंदगी हो या फिर क्रिकेट हो, जैसे ही आप अपना शानदार प्रदर्शन करना छोड़ते हैं, कोई भी गेंद कभी भी आपका विकेट लेकर आपको आउट कर सकती है। जिंदगी बड़ी बेरहम होती है, जो आपको बार बार मौका देने में यकीन नहीं रखती। वो हर बार आपसे सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन की ही उम्मीद करती है। इसलिए जो कुछ आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर लागू नहीं होता, सिर्फ खेल पर लागू नहीं होता, आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर आप लगातार 0 पर आउट होते रहेंगे, अगर आप रन नहीं बनाएंगे,
तो जिंदगी फिर आपके साथ यही करती है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले विराट कोहली ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था और उन्होंने लिखा, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। हिंदी में इसका मतलब है कि आप वास्तव में तब असफल होते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं। विराट कोहली ने कभी भी हार मानने का फैसला नहीं किया था, लेकिन क्या अब विराट कोहली भी हार मान चुके हैं? बड़ा सवाल ये है। एडिलेड में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ ये मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन निराश होकर लौटे। फैंस क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। आज काफ़ी अच्छा मैच रहा, लेकिन एंड में बिल्कुल एक तरफा मैच हो गया और कोहली ने बड़ा निराश करा, जिसके लिए आया था मैं स्पेशली। कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। From Sydney to watch this match in Adelaide because the seats were all full in Sydney and I really wanted to support Virat and Rohit over here. It's their last time probably in Australia and I just wanted to see them bat. I was here 2 years ago in Melbourne also. I watched the India-Pakistan game and I was proud then and I'm proud now also of their their performance and what they've done for Indian cricket all these years. एक मैं स्पष्टीकरण आपके सामने कर दूं कि ये दूसरा मैच था इस सीरीज का। तीसरा मैच अभी आगे खेला जाने वाला है। शायद मैंने गलती से आपसे ये कह दिया कि ये तीसरा मैच था। ये दूसरा मैच था और दोनों ही मैचों में विराट कोहली ने कोई रन नहीं बनाया और इसीलिए विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात अब लगातार चल रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में भी सम्मान होना चाहिए और अगर विराट कोहली ये तय करते हैं कि उन्हें रिटायर होना है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो खुद तय करें कि उन्हें कब रिटायर होना है और उन्हें कैसे रिटायर होना है। हालांकि ज़िंदगी ये मौका भी सबको नहीं देती। वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने रिटायरमेंट की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि विराट कोहली ने इस देश के लिए इतना किया है और ये देश उनके लिए इतना तो कर ही सकता है कि वो विराट कोहली को एक आखिरी मौका अपनी रिटायरमेंट की स्क्रिप्ट लिखने का दे। एक आखिरी मौका उन्हें दे कि ये महान खिलाड़ी है और उसे खुद तय करना चाहिए कि वो किस दिन किस अंदाज में रिटायर होना चाहता है। इतना तो ये देश विराट कोहली के लिए कर ही सकता है। क्रिकेट के बाद अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी चर्चा हर आम आदमी कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये किसी शानदार मकान, किसी बंगले या किसी अपार्टमेंट की तस्वीरें नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है जेल की तस्वीर। लेकिन ये जेल आपको जेल जैसी नहीं लग रही होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई जेल इतनी साफ सुथरी हो सकती है, किसी जेल का बाथरूम इतना शानदार हो सकता है। आपने ऐसी साफ सुथरी जेल शायद फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। लेकिन इस जेल को जरा देखिए। ये जेल थोड़ी बदली बदली दिख रही है। ये जेल कुछ शानदार दिखती है। इस जेल का बाथरूम भी ऐसा है जैसा हमारे देश के बहुत सारे लोगों के घरों में भी इतना अच्छा बाथरूम नहीं होगा जितना इस जेल में है। आप जानते हैं कि ये जेल का जो कमरा है, ये जेल का जो बाथरूम है, ये किसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है? ये मेहुल चौकसी के लिए बनाया गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 500 वर्ग फुट की ये बैरक अलग से तैयार की गई है, जिसमें टाइल्स लगाई गई हैं, एक बड़ा शानदार साफ सुथरा कमरा बनाया गया है और एक अच्छा बाथरूम भी उनके लिए बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये मेहुल चौकसी कौन है और उसके लिए इस जेल में भी इतनी तैयारियां क्यों चल रही हैं। मेहुल चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी और निशाल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करके देश से फरार होने के आरोप हैं। उन्होंने बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी गारंटी लेटर जारी करवाए और फिर उनके आधार पर विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ का कर्जा ले लिया, जिसे उन्होंने कभी लौटाया नहीं। बाद में सीबीआई और ईडी की जांच में यह पता चला कि यह पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा था और मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार होकर सबसे पहले एंटीगुआ जाकर छिपा। 2021 में वो डोमिनिका गया, जहां से उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया गया और फिर 2024 में मेहुल चौकसी एंटीगुआ से बेल्जियम पहुंच गया। यानी लगातार देश बदलता गया, शहर बदलता गया, ये सोचकर कि कोई तो जगह ऐसी होगी दुनिया में जहां भारत सरकार के हाथ, कानून के लंबे हाथ उस तक नहीं पहुंचेंगे।
बेल्जियम की एक कोर्ट ने 17 अक्टूबर को मेहुल चोकसी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है और मेहुल चोकसी ने वहां की अदालत में यह आरोप लगाया कि भारत की जेल में उसे जान से मार दिया जाएगा, जान से मारने का उसका खतरा है और भारत की जेलों में सुविधाओं की बहुत कमी है, भारत की जेलों में उसे सड़ा दिया जाएगा, शायद उसकी जान भी जा सकती है। ये बहाना लगाकर वो भारत नहीं आना चाहता था और उसने बेल्जियम की जेल में कहा कि मुझे भारत मत भेजिए, भारत की जेल बहुत खराब है, वहां मैं नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद भारत सरकार ने बेल्जियम की उसी अदालत में मुंबई की आर्थर रोड जेल की ये तस्वीरें पेश की और बताया कि देखिए हमने मेहुल चोकसी के लिए कितनी शानदार जेल तैयार की है, कितना बढ़िया कमरा तैयार किया है, वर्ल्ड क्लास कमरा है, वर्ल्ड क्लास बाथरूम है। और जेल की इन शानदार तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जेल कम और किसी सुविधाओं वाला फ्लैट ज्यादा है, कोई अपार्टमेंट जैसा है। अब जब मेहुल चोकसी की बचने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं तो बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण लगभग तय हो गया है और उसने जेल में बढ़िया सुविधाओं के साथ ये सौदा कर लिया है। घोटालेबाजों के लिए ये एक नया फॉर्मूला है, पहले देश का हजारों करोड़ रुपया चुराओ, फिर ये सारा पैसा अपनी जेब में डालकर देश से भाग जाओ और सालों तक, वर्षों तक एक रईसों की तरह जिंदगी गुजारते रहो और महंगे वकीलों पर पैसा खर्चो। और कानून में ये जो मामले हैं ये वर्षों तक चलते रहते हैं। जब तक ये मामले चलते रहते हैं तब तक ये सारे लोग एक शानदार जिंदगी बिताते रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कानून स्लो मोशन में चलता है। और फिर ये विदेश भाग जाते हैं और जब कानून इन्हें देश वापस लाना चाहता है तब ये वापस आने के बदले में जेल में ही शानदार सुविधाओं की मांग करते हैं। सब कुछ कितना आसान आपको लग रहा है। इसलिए आज बड़ा सवाल ये है कि जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ के सामने देश के सभी नागरिक बराबर होते हैं। इंसाफ सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए, चाहे वो एक मामूली अपराधी हो और चाहे मेहुल चोकसी जैसा करोड़पति हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मेहुल चोकसी जैसे जो करोड़पति घोटालेबाज होते हैं उन्हें हमेशा एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? वो हर बार कोई ना कोई सौदेबाजी करके या तो कानून से बाहर निकल जाते हैं और या फिर जेल में भी वीआईपी सुविधाओं के साथ वो लोग रहते हैं। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे देश में जो लोग कानून देते हैं, जो हमारे देश की अदालतें हैं, जो हमारी व्यवस्था को चलाते हैं, उन्हें भी ये देखना होगा कि जब मेहुल चोकसी इस शानदार जेल में रहेंगे, इस शानदार अपार्टमेंट में रहेंगे, तो बाकी के जो अपराधी हैं क्या वो अपना हक नहीं मांगेंगे? क्या वो भी यही मांग नहीं करेंगे? इसलिए बेल्जियम की अदालत को दिखाने के लिए तो ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, इन्हें ज़रूर दिखाइए। बेल्जियम की अदालत को ये कन्विंस कीजिए कि मेहुल चोकसी को हम शानदार सुविधाएं देंगे और मेहुल चोकसी हमारी जेलों में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बार जब मेहुल चोकसी वापस आ जाए तो उसके साथ भी वही सुलूक होना चाहिए जो उसके साथ इस जेल में रहने वाले सैकड़ों या हजारों कैदियों के साथ होता है, क्योंकि मेहुल चोकसी इनसे अलग नहीं है। उसने भी कानून को तोड़ा है और वो भी इस देश का दुश्मन है। मेहुल चोकसी के बाद बात करते हैं भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया के एक और पक्षपात की। पश्चिमी मीडिया को भारत कभी भी पसंद नहीं आया और वो हमेशा ये सोचता है कि भारत की व्यवस्था में, भारत के लोगों में, भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई कमी निकाली जाए। आजकल आप एक तस्वीर बार बार देखते होंगे जिसमें हजारों भारतीय नौजवान एप्पल के स्टोर्स के बाहर आईफोन 17 यानी लेटेस्ट आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। ये तस्वीर भारत में तो आपने देखी होगी, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था और ये भारत के युवा हैं, भारत की जेन जी है जो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का फोन खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई है। त्योहारों के इस मौसम में यही नौजवान ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अपने इस एंजॉयमेंट की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के युवा कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो तो लगातार ये कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है,
महंगाई बढ़ रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं बचा है। हमारे देश के युवा बेहद निराश हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। यही युवा आज भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और यही नए स्टार्टअप्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन युवाओं के बड़े बड़े सपने हैं। ये युवा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने देश को भी बेहतर करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें परेशानी क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। परेशानी पश्चिमी मीडिया को है, जिन्हें भारत में विद्रोह की खबरें नहीं मिल रही और जिन्हें भारत की तरक्की से परेशानी हो रही है। पश्चिमी मीडिया इंतजार कर रहा था कि भारत के ये युवा कब विद्रोह करेंगे, नेपाल की तरह भारत के ये युवा कब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। ये वही लिबरल और प्रोग्रेसिव मीडिया है जो अक्सर भारत के अच्छे पहलुओं में भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। आज बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छापी है जिसका शीर्षक है जेन जी राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आरंट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। यानी भारतीय युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, ये सवाल ये रिपोर्ट पूछती है। अब जरा बीबीसी की दलील सुनिए। वो कहते हैं कि भारत के युवा सड़कों पर इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें एंटी नेशनल ना कह दिया जाए, उन्हें देश विरोधी करार ना दे दिया जाए, या फिर इसलिए वो डरते हैं क्योंकि देश में जाति के नाम पर और अलग अलग राज्यों के बीच एक वैचारिक बंटवारा है, या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि युवाओं पर एक आर्थिक दबाव है, या फिर युवाओं को लगता है कि उनके विरोध प्रदर्शन से देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए युवा निराश हो चुके हैं। सो बीबीसी अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं, भारत के युवा दूसरे देशों की जेन जी की तरह विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, नेपाल की तरह ये काम क्यों नहीं कर रहे। कुल मिलाकर बीबीसी को इस बात की बहुत तकलीफ है कि भारत के युवा शांत क्यों हैं और भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं। वो भारत के युवाओं को इस रूप में देखना चाहते हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के युवा ये तोड़फोड़ कर सकते हैं, हिंसा आगजनी कर सकते हैं, तो भारत के युवा क्यों नहीं कर रहे। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो नेपाल में हुआ वैसा विद्रोह भारत में क्यों नहीं हो रहा। ये भारत के युवाओं को क्या हो गया, ये भारत की जो जेन जी है ये नेपाल की जेन जी से अलग क्यों है। बीबीसी इस बात से परेशान है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मेडागास्कर की तरह युवा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा। भारत के युवा सड़कों पर हिंसा करने के लिए क्यों नहीं उतरे। बीबीसी के हिसाब से आदर्श युवा वही होता है जो इस तरह सड़कों पर उतरकर आगजनी करे, पत्थरबाजी करे, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए नारे लगाए, और ये सब कुछ लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो, ये सब कुछ संविधान को बचाने के नाम पर हो, क्योंकि ये बड़ा फैशनेबल है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है, उसे सामने सुनहरा भविष्य दिख रहा है, उसे नौकरियां दिख रही हैं, उसे अवसर दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने देश का विकास अपने चारों तरफ होता हुआ दिख रहा है। वो जानता है कि उसकी मेहनत, उसका स्किल और उसका इनोवेशन ही उसे और देश को विकसित बनाएगा, ना कि सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने से कुछ होगा। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया को यह सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने एक भारत विरोधी चश्मा पहना हुआ है। फिर भी हम पश्चिमी मीडिया को और उनके पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो कभी भारत आएं, यहां की जमीनी हकीकत को निष्पक्ष होकर देखें, यहां के युवाओं से निष्पक्ष होकर मिलें, यहां के युवाओं से बात करें, तब यहां की असली सच्चाई उनसे खुद कहेगी, इंडियाज जेन जी इज नॉट राइजिंग अगेंस्ट द सिस्टम, दे आर राइजिंग विद द सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि बाजार में बिकने वाले कई ORS ऐसे हैं जिनमें चीनी की मात्रा 10 गुना ज्यादा है। WHO के मानकों से 10 गुना ज्यादा चीनी की मात्रा है। आप में से बहुत सारे लोग ORS का इस्तेमाल करते होंगे। जब भी आप बीमार होते हैं, आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो आपको कहा जाता है कि बाजार जाइए और ORS का घोल ले आइए, फिर ORS के घोल को पीजिए, उससे आपके शरीर में तुरंत शक्ति आ जाएगी। और ये ORS नाम का फ्रॉड
हमारे देश में न जाने कितने दशकों से चल रहा है। अब पता चला है कि ये ORS असल में आपको फायदा नहीं नुकसान करते हैं। ये आपके शरीर को ठीक करने की बजाय बीमार बनाते हैं और इसके लिए पूरी तरह से वो कंपनियां जिम्मेदार हैं जो अपने एनर्जी या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पर ORS लिखकर बेच रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 अक्टूबर को एक निर्देश दिया है और सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और इस तरह के ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों को अपनी लेबलिंग और विज्ञापनों में ORS शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अब आप ORS नहीं लिख सकते। अब अगर किसी भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के पैकेट पर ORS लिखा तो इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सिर्फ WHO द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट्स पर ही ORS लिखने की अनुमति होगी। WHO के मुताबिक 1 लीटर ORS में चीनी की मात्रा सिर्फ 13.5 ग्राम होनी चाहिए, जबकि ये कंपनियों के ORS जो होते हैं उसमें 1 लीटर ड्रिंक में चीनी की मात्रा 110 ग्राम से 120 ग्राम तक होती है, यानी तय मानकों से 10 गुना ज्यादा चीनी डालकर बेची जा रही है। अगर किसी मरीज को असली ORS की जगह इस प्रकार का एक मीठा ड्रिंक पिला दिया जाए तो उसके ब्लड में शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएंगे, जबकि सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी और यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। आप सभी को हमारी यह सलाह है कि आप वही ORS इस्तेमाल करें जो WHO के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। बाजार में ORS के लेबल के साथ बेचे जाने वाले नकली ORS के खिलाफ हैदराबाद की डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने 8 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और अब जाकर वो अपनी इस लड़ाई में कामयाब हुई है। डॉक्टर शिवरंजनी संतोष सोशल मीडिया पर एक जागरूकता अभियान चलाती हैं और शायद आपने भी उनके वीडियोस इससे पहले देखे होंगे। आप अपने घर पर भी ORS बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाजार से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 लीटर उबले हुए पानी में 6 टीस्पून चीनी और आधा चम्मच नमक आप मिलाएं और आपका सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित ORS आपके घर पर ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी सरकारों, हमारे देश के सिस्टम और हमारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो ये तय करती हैं कि हमारे देश के बाज़ारों में क्या चीज़ बिकेंगी और किन मानकों के साथ बेची जाएंगी, ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि इतने वर्षों तक हमारे देश में ये नकली ORS बिकते रहे। अस्पतालों में जो मरीज़ अपना इलाज करा रहे हैं, जो मरीज़ बीमार हैं, वो लगातार इस ORS को ये सोचकर पीते रहे कि ये ORS उन्हें फ़ायदा करेगा, जबकि ये लगातार उन्हें नुकसान कर रहा था। और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर अगर उन्हें डायरिया हो जाए तो आपको बिल्कुल भी इस प्रकार के ORS पिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब उन सारे लोगों के लिए एक विश्लेषण है हमारे पास जो दिन भर सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। क्या आपको सोशल मीडिया से थकान नहीं होती? 2 तरह के लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं होती, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा जो अब ये कहेगा कि अब हम सोशल मीडिया से थकने लगे हैं, अब बस बहुत हुआ। वर्षों तक सोशल मीडिया पर एक दिन में कई कई घंटे बिताने के बाद क्या आपको भी अब ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए एक ब्रेक ले लेना चाहिए? अब आप भी थकने लगे हैं। कितने वीडियोस देखेंगे, कितनी रील्स देखेंगे? पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो नया डेटा आया है उसके मुताबिक अब दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम हो रहा है। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2012 में शुरू किया और तब दुनिया के लोग एक दिन में औसतन 90 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला औसत समय लगातार बढ़ता जा रहा था, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। 2023 में सोशल मीडिया का प्रयोग अपने चरम पर था, जब लोग एक दिन में लगभग 151 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। मतलब एक दिन में लगभग 2.5 घंटा लोग सोशल मीडिया पर थे। लेकिन 2023 के बाद यह औसत समय पूरी दुनिया में घटने लगा और अब 2025 में दुनिया में सोशल मीडिया पर एक दिन में औसत समय घटकर 141 मिनट रह गया है और इसमें लगातार अब भी कमी आ रही है। वर्ष 2015 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वृद्धि दर 14% थी,
जो अब 2025 में घटकर 4% रह गई है। इसका मतलब अब दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया से थक रहे हैं और अब उन्हें सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालना या देखना, उन्होंने दोनों ही कम कर दिए हैं। लेकिन भारत के लोग आज भी पूरी दुनिया से अलग दिशा में चल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर औसत समय घट रहा है, वहीं भारत में यह समय अब भी सबसे ज्यादा है। भारत के लोग आज भी एक दिन में औसतन 2 घंटा 33 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये पूरी दुनिया के टोटल ऑनलाइन टाइम का 34% है, 34%। ये पूरी दुनिया के टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 6.30% है और पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या का 65.50% भारत में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भारत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन टोटल इंटरनेट ट्रैफिक के मामले में हमारा हिस्सा आज भी सिर्फ 6.30% ही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अपना सारा इंटरनेट काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं। जो इंटरनेट की सेवाएं हमें दी जा रही हैं, जो हमारा इंटरनेट का डेटा पैक है, हम अपना सारा डेटा ज्यादातर सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाते हैं, काम पर नहीं। दुनिया भर में जो आपको अंतर मिलेगा वो ये कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल काम के लिए लगा रहे हैं, बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, कॉमर्स पर लगा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर देख क्या रही है। 80% लोग शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 90% लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं, और वो भी सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं। सिर्फ 17% लोग ही फेसबुक पर अपडेट्स या किसी जानकारी के लिए आते हैं और सिर्फ 7% लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखने के लिए आते हैं। यानी लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, वो कुछ पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हैं और अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अब देखिए कि दुनिया भर में किस प्लेटफॉर्म पर लोग कितना समय बिताते हैं। इस समय YouTube दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां लोग एक दिन में औसतन 3 घंटा 49 मिनट बिताते हैं। फेसबुक पर 47 मिनट और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 35 मिनट बिता रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे लोकप्रिय क्या है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। यह ध्यान से देखिएगा। 2 तरह के लोग हैं। 60% लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया उनके दिमाग पर नेगेटिव असर डालता है, नकारात्मक असर डालता है 60% लोगों पर। 40% लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया से उनके दिमाग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि दुनिया भर के टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया का क्या असर है। 30% टीनेजर्स को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, यानी उन्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन है। 20% टीनेजर्स सोशल मीडिया की वजह से अकेलापन महसूस करते हैं और 17% टीनेजर्स की नींद सोशल मीडिया की वजह से प्रभावित हो रही है। तो यहां आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का क्या असर है, और हम भी आज आपको यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की जहां तक जरूरत अगर आपको लगती है तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपना समय, कीमती समय, काम का समय, जब आप कुछ और कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, वो समय सोशल मीडिया पर मत बिताइए। और सोशल मीडिया एक लत है, एक एडिक्शन है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। सोशल मीडिया के बाद अब हम रोबोट से आम लोगों की नौकरियों पर बढ़ते खतरे को आपके लिए डिकोड करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेज़न आने वाले भविष्य में अपनी 5 लाख नौकरियां खत्म करने वाली है, और ये नौकरियां दी जाएंगी रोबोट्स को। यह दावा खुद अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। अमेज़न के बड़े बड़े वेयर हाउसेज यानी गोदामों में उनके कर्मचारी सामानों को पैक करके पार्सल तैयार करते हैं और फिर यही पार्सल या पैकेट आपके घर तक आते हैं। लेकिन भविष्य में ये सारे काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स करेंगे। इस समय अमेज़न में करीब 15 लाख कर्मचारी हैं और यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। पहले नंबर पर वॉलमार्ट है जिसमें 21 लाख लोग काम करते हैं। अमेज़न का अनुमान है कि वर्ष 2027 तक यानी अब से 2 साल के अंदर वो 1,60,000 से ज्यादा इंसानों की भर्ती करने की बजाय उनकी जगह रोबोट से काम करवाएगी। अब अमेज़न ऐसे गोदाम बना रहा है जहां इंसान बहुत कम दिखाई देंगे और मशीनें और रोबोट्स ज्यादा होंगे,
और ये बदलाव करने के बाद हर पैकेट पर अमेजॉन को करीब 26 रुपए की बचत होगी। यानी अगर इंसान की जगह ये रोबोट सारी पैकिंग करने लगेंगे, पार्सल बनाने लगेंगे, पैकेट्स बनाने लगेंगे, तो हर पैक पर 26 रुपए की बचत होगी। अमेरिका में अमेजॉन हर दिन करीब 16 लाख पैकेट्स अपने ग्राहकों को भेजता है। यानी अब हर दिन अमेजॉन को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है अगर इंसानों को हटाकर रोबोट्स को रख ले। और यह सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिनके पास अपना कोई स्किल नहीं है, अपना कोई हुनर नहीं है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब उनके लिए भविष्य में नौकरी के दरवाजे बंद हो सकते हैं। आज अमेजॉन ने जो शुरू किया है, कल वही काम शायद हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर दफ्तर और हर गोदाम में होगा। आज जिस नौकरी में इंसानों की आवश्यकता है, कल वहां पर सिर्फ रोबोट हो सकते हैं। जो लोग इस समय पैकिंग और डिलीवरी जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स को सीखना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो आज भले ही मशीनें इंसानों के लिए काम कर रही हैं, पर आने वाले समय में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे। सोचिए, अब जब मुनाफा बढ़ेगा और गलतियां घटेंगी तो कोई कंपनी इंसानों को क्यों रखेगी। और इसीलिए अमेजॉन ही नहीं, दुनिया की हर कंपनी में ऐसे रोबोट कर्मचारियों की मांग बढ़ने वाली है। एक स्टडी कहती है कि पूरी दुनिया में रोबोट्स, एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से 40 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर होगा मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर। एक और वजह है कि रोबोट्स कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें कोई छुट्टी नहीं चाहिए, वो गलती भी नहीं करते, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते और अपने दफ्तर में राजनीति भी नहीं करते, एक दूसरे की बुराई नहीं करते। इसलिए अब हर एक कर्मचारी को खुद से एक सवाल पूछना होगा कि उनके पास ऐसा कौन सा स्किल है, ऐसा कौन सा हुनर है जो एक नए रोबोट के पास नहीं है। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल क्यों उठाए हैं और क्यों सुशांत सिंह का परिवार यह चाहता है कि यह जांच दोबारा से खुले, यह फाइल दोबारा खुलनी चाहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हर इंप्लीमेंट के लिए तैयार नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। कई कानूनी मामले ऐसे होते हैं जिसमें वर्षों तक ये पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या था। बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे। आरुषि हत्याकांड एक ऐसा ही मामला था जब वर्षों तक ये पता ही नहीं चला कि आरुषि की हत्या कैसे हुई थी और आरुषि की हत्या किसने की थी। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं जब अदालतों में लगातार लंबे समय तक मामले चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और फिर एक दिन सब कुछ ठंडा पड़ जाता है या फिर पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। एक ऐसा ही मामला था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत केस देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक रहा है और लगभग 5.5 साल पहले, आपको याद होगा 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। और अब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अधूरी है और सुशांत सिंह के केस की फाइल अब दोबारा खुलनी चाहिए, यह इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना चाहिए।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1376 दिन के बाद सीबीआई ने 22 मार्च 2025 को अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी अपराध की जांच पूरी करने के बाद जांच एजेंसी कोर्ट को एक लिखित जानकारी देती है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और अब वो इस केस को बंद कर रही है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में एक्टर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई थी और रिया या उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे के लेन देन के सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सुशांत के परिवार का कहना है कि सीबीआई को इस रिपोर्ट में सभी सबूतों जैसे गवाहों के बयान, मोबाइल फोन पर किए गए चैट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स को अदालत में पेश करना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। अब सुशांत के वकील कहते हैं, सुशांत के परिवार के वकील कहते हैं कि सीबीआई का सिर्फ ये कह देना कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला गया, ये काफी नहीं है और सीबीआई को सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट्स भी कोर्ट में पेश करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पूरे देश में इस पर बहुत विवाद हुआ था, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुशांत सिंह के जो फैंस हैं, आपको याद होगा, वो बहुत परेशान थे और फिर इसकी जांच मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस, फिर सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने की थी। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या ही बताया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी उस समय बड़े खुलासे किए थे। हर एजेंसी ने अपने अपने हिसाब से इसकी जांच की। ड्रग्स के केस में ही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार भी किया गया था और यह मामला आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। सुशांत की मौत के करीब 5.5 साल बाद बीत चुके हैं, पर उनका परिवार आज भी मानता है कि यह मुद्दा सुलझा नहीं है और सुशांत की मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के 214 दिन के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने फैसला किया है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देंगे और सुशांत का परिवार चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की जाए और उस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी जाए। आप भी याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का एक ऐसा केस था जिसमें बहुत सारी थ्योरीज चली। ये आरोप लगाए गए कि ये बहुत बड़ा नेक्सस था, ये आरोप लगाया गया कि बॉलीवुड का ही एक ग्रुप था जो उनके पीछे पड़ गया था, उनकी हत्या की गई है या ये कोई षड्यंत्र था। और फिर सीबीआई ने बाद में कहा कि ना ये हत्या थी, ना ये कोई षड्यंत्र था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। लेकिन ये आत्महत्या वाली थ्योरी बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही है और इसीलिए अब सीबीआई की उस रिपोर्ट को चुनौती आगे चलकर दी जा सकती है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डीकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एक ही सांप आपको 2 बार ना काटे। नमस्कार।